हे गाइस, तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जू मोयू ने शेंदाई को पहली बार डिनर साथ करने के लिए इनवाइट किया था। वैसे जू मोयू ने एक मोटिव के लिए शेंदाई को बुलाया था। जब जू मोयू ने शेंदाई के सामने अपनी डिमांड रखी तो उसकी बातों में, उसकी टोन में एक कोल्डनेस सी आ गई थी। शेंदाई ने एक सेकंड के लिए सोचा कि क्या ये वही इंसान है जिसने मुझे 2 बार बिना किसी वजह के बचाया था। उसने धीरे से कहा, प्रेसिडेंट जू, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। जू मोयो ने कामली बट शार्पली बोला, एक टॉप क्लास ओमेगा के लिए अगर उसका अल्फा सिर्फ उसे एक टेम्पररी मार्क दे तो वो बात उस ओमेगा के लिए काफी इंसल्टिंग होती है। अगर तुम उसे एक्सपोज कर दो तो चांसेस हैं कि वो अपना टेम्पर लूज करेगा। ये सुनकर शेंदाई की बॉडी में एक और ठंडा झटका सा लगा। उसने स्लोली पूछा, अगर आप गलत हुए तो? अगर सच में जू चेंगचेंग ने उसे परमानेंट मार्क दिया हो तो? शेंदाई के सवाल का जू मोयू ने बस इतना ही आंसर दिया, तो तुम्हें उसे एक रीजनेबल रिएक्शन मिल जाएगा। शेंदाई थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर उसकी आंखों में वो पहली जैसी थकान, दर्द और हार छुप गई थी, जिसे वो अंदर ही अंदर पहले से ही हार चुका हो। ठीक है, उसने फाइनली कहा। वैसे भी उसके पास जू मोयू को ना कहने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। उस आदमी की हर लाइन एक कमांड की तरह लगती थी। जू मोयू ने आगे कामली कहा, जो मैंने तुमसे अभी कहा वो हमारे ओरिजिनल एग्रीमेंट के बाहर जाता है, इसीलिए तुम भी एक डिमांड रख सकते हो। शेंदाई कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में एक क्लियरली बात गूंज रही थी कि ये डिनर एक फेवर मांगने का फ्रेंडली गेस्चर नहीं था, बल्कि सिर्फ एक फॉर्मल ट्रांजैक्शन जैसा था, एक और मीटिंग जिसमें वो बस एक टूल ही था। जू मोयू के वर्ड्स फिर से गूंज गए, याद रखो, मैंने पहले ही कहा था, अब तुम्हारे पास फिर से एक बार्गेनिंग चिप है। और इस बार शेंदाई का दिल लिटरली धम 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 बजने लगा था। उसने सोचा, वो कह रहा है कि मेरे पास कोई चिप है, पर क्या उसे पता भी है कि मेरे पास सिर्फ एक ही कार्ड है और सामने बैठे इंसान के पास पूरा डेक पड़ा है। मैं गेम कैसे खेलूं? कॉन्फिडेंस कैसे लाऊं? अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी का सब कुछ भी दांव पे लगा दूं ना, तो भी जीत के सिर्फ कॉइन्स ही मिलेंगे मुझे। थोड़ा हेसिटेंट होकर शेंदाई ने फाइनली अपनी डिमांड रखी। बोला, क्या मैं आपको वीचैट पे ऐड कर सकता हूँ? जू मोयो ने थोड़ा आंखों को नैरो किया और एक साइलेंट शार्प सी नजर शेंदाई पर डाली, जैसे वो उसकी इंटेंशंस को जानने की कोशिश कर रहा हो। ये देखकर शेंदाई ने तुरंत एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया। मुझे अभी कुछ स्पेसिफिक डिमांड याद नहीं आ रही, पर जब आपने खुद कहा कि मैं एक डिमांड रख सकता हूँ, तो क्या मैं उसका जवाब बाद में दे सकता हूँ? आपसे मुझे अक्सर मिलने का मौका ही नहीं मिलता, तो अगर मुझे कुछ याद आया तो मैं तुरंत आपको बता पाऊंगा ना, जैसे लास्ट टाइम जब मुझे हर वीकेंड घर जाने का आइडिया आया था। थोड़ा रुक कर फिर उसने सॉफ्टली और ऐड किया, मैं आपको बिना वजह से डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जू मोयू के लिप्स के कॉर्नर हल्की सी स्माइल में उठ गए और हमारे बेचारे शेंदाई का दिल एक पल के लिए फिर स्किप कर गया। वो सोच रहा था, क्या ये हल्की सी स्माइल उसका मजाक उड़ाने के लिए है, या ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, या कहीं ये उसकी खुद की इनसिक्योरिटी तो नहीं जो हर चीज में डाउट ढूंढ रही है। कुछ देर बाद जू मोयू ने फिर कैजुअली कहा, ऑफ कोर्स यू कैन, और अपना फोन उसकी तरफ स्लाइड कर दिया। शेंदाई ने अपने फोन से कोड स्कैन किया और अपनी एक्साइटमेंट छुपाते हुए अपनी रूम की तरफ चल दिया। जब शेंदाई वापस अपने रूम में आया, उसका हार्ट बीट अभी तक नॉर्मल हुआ ही नहीं था। उसने सबसे पहले जू मोयू के वीचैट का प्रोफाइल पिक्चर देखा, जो था एक डार्क ग्रे रफ और वेदर्ड ट्री बार्क। ट्री के उस अनइवन ग्रेन में कुछ तो था, जैसे हर रिज और क्रैक किसी पुराने राज को छुपा रही हो। ये इंसान असल में है कौन? उसके दिल में ये थॉट बार बार घूम रहा था। एक पब्लिक इमेज वाला, एक पिछले 3 साल पुरानी यादों वाला वर्जन, और एक आज सामने बैठा हुआ कोल्ड कंपोज जू मोयू। उसने सोचा, जू मोयू के ये 3 वर्जन्स में इतना फर्क क्यों है? जू मोयू किसी को कुछ ज्यादा दिखाता नहीं, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ था। एक्साइटेड होकर शेंदाई ने उसके मोमेंट्स पेज पर क्लिक किया, सोच के कि शायद कुछ और देखने को मिले जो उसकी लाइफ का एक ग्लिम्स दे सके।
पर स्क्रीन पर सिर्फ एक ग्रे लाइन ही थी, सब खाली, एक फोटो नहीं। उसने तुरंत ये अज्यूम नहीं किया कि जू मोयू ने उसे ब्लॉक कर दिया है। नहीं, लगता था जैसे वो पेज ही हमेशा के लिए ही ऐसा खाली ही था। फिर भी शेनदाई खुश था, इतना सा ही सही, पर अब उसके पास जू मोयू से कनेक्ट होने का एक रास्ता तो था। जब चाहे वो उसे कांटेक्ट कर सकता था। वो जानता था कि ऐसे थॉट्स उसके लिए डेंजरस हो सकते हैं। ऐसी चीजों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए उसे, जो कभी तुम्हारी हो ही नहीं सकती। पर क्या करे, वो खुद से दूर नहीं भागा, बल्कि उसे बस ये रास्ता खींच के यहाँ तक ले आया था। वो रोशनी जो उसके इतने करीब थी, जो इतनी ब्राइट थी, इतनी वार्म थी, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। वो बस उसकी तरफ खिंचता चला गया था। उसे पता था यू जिंघाई से मिलना एक दिन तो होना ही था, और उसका वो स्टेप ब्रदर भी, जो उसकी लाइफ में कभी था ही नहीं, पर जिसकी फोटोज और वायरल क्लिप्स उसने ऑनलाइन कब के देख लिए थे, जैसे किसी फेमस सेलिब्रिटी का पब्लिक हाईलाइट रील। ये वेल्दी लोग भी ना सिर्फ फॉर्मेलिटी में ही बंधे रखते हैं। सबको पता था कि शेनदाई और जू मोयू की शादी किस लिए हुई है, फिर भी रिलेटिव्स को मिलने का ड्रामा जरूरी है, सिर्फ शो के लिए। जैसे जू मोयू का ये इंसिस्ट करना कि वो जू रेसिडेंस में रहे, वो भी सिर्फ एक शो के लिए। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन यू फैमिली के विला में। यू जिंघाई ने शेनदाई को देखते ही फिर अफेक्शन का फुल ड्रामा शुरू कर दिया था, जैसे उसे ये डर लग रहा हो कि कहीं जू मोयू उसे बेकार सब्स्टिट्यूट को देख के अपना ओपिनियन चेंज ना कर दे। यू जिंघाई ने बड़े मीठे अंदाज में कहा, अदाई तुम वापस आ गए। शेनदाई ने अपनी नौशिया को जबरदस्ती अंदर दबा के सिर्फ फादर कह के उसे ग्रीट किया। फिर उसकी नजर सीधा उस आदमी पर गई जो उसके पीछे खड़ा था। चाहे जितनी भी फोटोज या वीडियोज उसने देखी हो, चाहे इंटरनेट पे हर एंगल से उसका परफेक्ट लाइफ स्क्रॉल कर चुका हो, लेकिन यू बायुए को ऐसे सामने देखने का शेनदाई का शौक अलग ही लेवल का था। वो ब्यूटीफुल था, जैसे कोई एआई मॉडल जनरेट हुआ हो। उसकी बैंग्स का कर्व भी ऐसा था जैसे किसी मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर ने ऑप्टिमाइज करके निकाला हो। और जब वो स्माइल करता था, वो स्माइल रियल लगती थी, उसमें एक जेन्युइन लाइफ भी थी। यू बायुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, पर ऑब्वियसली वो स्माइल शेनदाई के लिए नहीं थी। वो स्माइल सिर्फ जू मोयू के लिए थी। यू गे, उसने सॉफ्टली पुकारा, एकदम कैजुअल एलिगेंस के साथ उसके पास चलते हुए। उसकी आंखों ने एफर्टलेसली जू मोयू की आंखों को लॉक कर लिया। ना शाइनेस, ना हेसिटेशन। एक ओमेगा तभी इतने कॉन्फिडेंटली किसी अल्फा के पास जा सकता है जब या तो वो दोनों बहुत बोल्ड हो, या फिर उन दोनों का रिश्ता ऑलरेडी बहुत फेमिलियर हो। जू मोयू थोड़ा हंसते हुए बोला, एक्चुअली मैं तो तुम्हें इंटरनेट पे काफी बार देख चुका हूँ। यू बायू ने चार्मिंग अंदाज में रिस्पॉन्ड किया, हे डोंट मेक फन ऑफ मी। हाँ, मैं तो बस थोड़ा पॉकेट मनी कमाने के लिए एड्स करता हूँ बस। मैं कहा, और प्रेसिडेंट जू जैसे बिजी और इम्पोर्टेंट इंसान कहा। ये सब बोलते हुए यू बायू की आंखों में एक सॉफ्ट सी स्माइल थी, वार्म, एफर्टलेस, पर थोड़ी फ्लर्टियस भी। फिर उसकी नजर शेनदाई पर गई, एक काम कंपोज एक्सप्रेशन के साथ। बोला, हेलो शेनदाई। हेलो, नाइस टू मीट यू। शेनदाई ने भी हल्की सी स्माइल के साथ सर हिला दिया, पर उसके नोज ने तुरंत एक फेंट सी रजनीगंधा की खुशबू पकड़ ली। वो सेंट एक सॉफ्ट मीठा सा फ्रेश फ्रैग्रेंस था, पर उसमें एक लग्जरियस हेवीनेस भी थी। और उसके बीच बीच में एक और फेमिलियर सेंट था, जू जेंगजेंग के हैजलवुड फेरामोन का। यू बायो की नजर शेनदाई पर रुकी रही, जैसे वो उसे स्टडी कर रहा हो। नॉट रूड बट डेफिनेटली नॉट वार्म आइदर। वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान के साथ जिसमें कुछ कहना था, पर जो कह के भी नहीं कहा गया। वैसे शेनदाई ने कभी अपने आप को किसी पर्टिकुलरली सेंसिटिव इंसान के रूप में नहीं देखा था, पर अब जो वो फील कर रहा था, वो फीलिंग बिल्कुल क्लियर थी। यू बायो का एटीट्यूड उसके लिए कोल्डली डिसमिसिव था, इवन मोर देन जो पिछले दिन जू चेंगचेंग ने उसकी इंसल्ट की थी। ये नफरत कुछ ज्यादा ही डीप लग रही थी। एंड मे बी यू बायो के लिए शेनदाई का वजूद ही एक टैंगल नॉट था, जो समझना मुश्किल था पर चुभ रहा था। जू मोयू ने तब कैजुअली पूछा, हाउ अबाउट चेंगचेंग? यू बायुए ने फोन चेक किया, फिर बोला, ही इज रनिंग लेट,
शायद उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया है। ठीक है, तब तक तुम दोनों बात कर लो, जू मोयू ने कामली कहा। मुझे और प्रेसिडेंट यू को कुछ बात करनी है। और फिर जू मोयू ने शेंदाई को एक ऐसी नजर से देखा जिसे उसे याद दिला रहा हो कि भूलना नहीं, तुम यहाँ किस काम से आए हो। यू जिंगहाई ने भी ऐड किया, जाओ वे इदाई को अच्छा थोड़ा रिलैक्स करवा दो। और फिर दोनों यू जिंगहाई की स्टडी की तरफ चले गए, छोड़ गए उन दोनों को, और तुरंत ही उन दोनों के बीच का टेम्परेचर आइस से भी ज्यादा ठंडा हो गया था। शेंदाई बिल्कुल ऑकवर्ड फील नहीं कर रहा था। वो वहीं खड़ा रहा, कामली, एक्सप्रेशनलेस। उसने जू मोयू से एक प्रॉमिस किया था, पर वो फोर्स से कुछ भी स्टार्ट नहीं करना चाहता था। उसने यू बायू को पहली चाल चलने का मौका दिया, और जैसा एक्सपेक्टेड था, यू बायू ने कहना शुरू किया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सभी रिलेटिव से मिलवाऊं? शेंदाई ने साइड ग्लांस से सबको देखा। सबके चेहरों पर एक जजिंग गेज थी, जैसे वो सब उसे ही इवैल्यूएट कर रहे हो। एक ऐसा इललेजिटिमेट चाइल्ड जिसे तब दोबारा याद किया गया जब उसका काम आया। वो बस एक पुरानी चीज था जो अब थोड़ी यूजफुल लग रही थी सबको। इट्स फाइन, डोंट ट्रबल योरसेल्फ, शेंदाई ने सॉफ्टली बट फर्मली जवाब दिया। यू बायुए थोड़ा सा कैजुअली बोला, मैंने सुना कि तुम जिंगहाओ के रेयर अर्थ्स इंस्टीट्यूट में काम करते हो। यू मस्ट बी रियली स्मार्ट, हाँ? शेंदाई ने सिंपल टोन में कहा, नहीं, वो बस एक नॉर्मल सी जॉब है। बायुए स्लाइटली उसकी तरफ लीन करके उसे टीज करते हुए बोला, तुम मुझसे आंखों में आंखें डालकर बात क्यों नहीं करते, या फिर तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते? शेंदाई बिल्कुल कंपोज था, बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं ना, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं मिली जिसमें दोनों का इंटरेस्ट हो। तुम सही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो ना? बायुए ऑलमोस्ट हंसते हुए बोला, यार हमारे पास तो इतने सारे कॉमन टॉपिक्स हैं, हमारे पेरेंट्स का रिश्ता, हम दोनों का रिश्ता और जू ब्रदर्स के बीच का रिश्ता, इतना कुछ कॉमन है, और ये हमारी पहली ही मीटिंग है। Isn't that brilliant? शेंदाई ने भी कामली हाँ में सर हिला दिया, बोला, सही कह रहे हो, तो तुम किस टॉपिक से शुरू करना चाहोगे? यू बायुए थोड़ा सा मुस्कुराया, आंखों में थोड़ा सा प्लेफुल स्पार्क लेके बोला, तो मुझसे कुछ पूछना चाहते हो ना? शेंदाई ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन अपना एक्सप्रेशन बिल्कुल काम रखा। फिर बोला, तुम्हें लगता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा एंगेजमेंट क्यों टूट गया? क्या तुम क्यूरियस नहीं हो? बायुए ने आईब्रो उठा के पूछा, जिसे उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा हो। नेचुरली क्यूरियस तो हूँ, शेंदाई ने हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, पर मैं अननेसेसरी प्राय करना पसंद नहीं करता हूँ। बायुए थोड़ा इम्प्रेस सा दिखा, बोला, तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। शेंदाई ने उसके एक्सप्रेशन रीड करते हुए कामली बोला, देखो, अगर मैं तुम्हारा सीक्रेट जान गया तो मुझे भी कुछ बताना पड़ेगा, तो बेटर यही होगा कि तुम्हें जो जानना है वो पूछो, मैं देख लूंगा कि मुझे क्या कहना है। बायुए हल्की सी स्माइल के साथ बोला, स्मार्ट लोगों से बात करना इजी होता है सच में। फिर उसने एक सेकंड का पॉज लिया, फिर आगे पूछा, तो बोलो, तुम दोनों, तुम और यूगे, क्या तुम दोनों साथ में सोए हो? शेंदाई ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, नहीं, अभी तक नहीं। बायुए ने फिर आंखों को नैरो करते हुए पूछा, और क्या तुम नहीं चाहते हो कि वो तुम्हें माफ करे? पहले शेंदाई ने एक पल सोचा, उसने जवाब बिल्कुल न्यूट्रल टोन में दिया, बोला, हमारी रिलेशनशिप सिर्फ एक कॉपरेशन है, मुझे लगता है कि तुम ऑलरेडी जानते हो। तुम क्लियर जवाब नहीं दे रहे हो, बायुए ने पॉइंट आउट किया। आई ऑलरेडी डिड, शेंदाई ने कामली कहा, अब मेरी टर्न है। तुमने एंगेजमेंट क्यों तोड़ा? बायुए ने एक लाइट स्मर्क के साथ कहा, ओ, तो उसने तुम्हें नहीं बताया? शेंदाई ने सर ना में हिलाकर कहा, नहीं। बायुए थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोला, उसने मुझे क्लियरली बोला था कि वो कभी किसी को अपना मार्क नहीं देगा। शेंदाई ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, लगता था जैसे वो ये बात पहले से ही एंटिसिपेट कर रहा था। बायुए ने थोड़ा थका हुआ सा स्माइल देकर कहा, अगर उसका मार्क ही नहीं मिला तो इस रिलेशनशिप का मतलब ही क्या रह जाता है फिर? शेंदाई ने उसके एक्सप्रेशन को स्टडी करते हुए पूछा, एक मार्क इतना इम्पोर्टेंट है क्या? बायुए ने थोड़ा कैजुअली बोला, अगर एक नॉर्मल अल्फा का होता तो शायद नहीं, लेकिन जू फैमिली के केस में उस मैक की वैल्यू जनरेशंस तक चली जाती है।
शेंदाई ने स्लाइटली एज के साथ बोला, तो बताओ, तुम्हें वो मिला जो तुम चाहते थे? जब जू चेंगचेंग ने तुम्हें सिर्फ एक टेम्परेरी मार्क दिया है। यू बाइयों की आंखों में शॉक क्लियरली दिख रहा था। वो ब्लिंक भी नहीं कर पाया। एक सेकंड के लिए पूरा रूम ठंडा पड़ गया था। यू बाइयों का टोन सडनली फिर ठंडा हो गया। बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? शेंदाई ने सीधा जवाब दिया, अगर उसने तुम्हें परमानेंट मार्क दिया होता तो तुम सिर्फ एक फोटो अपलोड नहीं करते और वहीं नहीं रुकते। आखिर मार्क का मतलब होता है एक ओनरशिप की शपथ। ये बात उसने कामली ऑब्जर्व की थी। यू बायुए हमेशा अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को ओपनली फ्लॉन्ट करता था। वो उसकी पर्सनालिटी का एक पार्ट भी था और उसकी इमेज का भी। तो जब दुनिया की सबसे डिजायरेबल थिंग, एक टॉप टायर अल्फा का मार्क उसके पास होता तो वो चुप रहता क्या? बिल्कुल नहीं ना। शेंदाई की बात सुनकर यू बायुए ने कैजुअली बोला, हम अभी यंग हैं और हमारे फ्यूचर प्लान्स भी क्लियर नहीं है, तो नेचुरली थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है ना। इस पर शेंदाई ने थोड़ा सार्कास्टिकली हंसा, फिर बोला, एग्जैक्टली, पर तुम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना। फिर शादी या एंगेजमेंट की कोई ऑफिशियल न्यूज क्यों नहीं है? फिर थोड़ा ज्यादा शार्प होके बोला, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उस मार्क के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो लोग शक क्यों नहीं करेंगे? और अगर मैं इतना सोच सकता हूँ तो प्रेसिडेंट जू तो डेफिनेटली सोच चुके होंगे ना। यू बायो ने गुस्से से हफ किया और बोला, तो क्या हुआ अगर वो शक करते हैं? ये सिर्फ मेरे और जू चेंगचेंग के बीच की बात है ना। शेंदाई ने शोल्डर उचकाते हुए कैजुअली बोला, बहुत लोग उसे सिर्फ तुम दोनों के बीच का मैटर नहीं समझते, पर मेरे लिए तो ये सब किसी काम का नहीं है। उसके ये वर्ड्स यू बायुए के चेहरे पर एक विजिबल स्काउल ले आए। वो खूबसूरत फेस पहली बार चिढ़ गया था। शेंदाई समझ गया ये बात डेफिनेटली जू चेंगचेंग तक पहुंचने वाली है और ये इनडायरेक्टली उस दिन का बदला भी बनेगा जब जू चेंगचेंग ने उसके साथ बदतमीजी की थी। वो समझ सकता था कि यू बायुए इतना डेस्परेट क्यों था एक परमानेंट मार्क के लिए, जैसे उसने पहले हिंट भी किया था। ये सिर्फ एक रोमांटिक सिंबल नहीं था, बल्कि एक हाई लेवल का सिक्योरिटी ब्लैंकेट भी था। एक एस क्लास अल्फा के मार्क का मतलब तुम्हारे फ्यूचर बच्चों के लिए बेस्ट जीन्स, बेस्ट सर्वाइवल और बेस्ट स्टेटस भी। ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स कितने भी सिविलाइज्ड हो जाएं, पर एंड में तो वही बेस एनिमल लॉजिक रिटर्न करता है। और जब बायुए को जू मोयू का मार्क मिलना क्लियरली इम्पॉसिबल लग रहा था, तो वो स्मार्ट मूव करके अपना टारगेट ही बदल के जू चेंगचेंग की तरफ ले गया। पर प्रॉब्लम ये है कि कौन सा एस क्लास अल्फा इतनी आसानी से कंट्रोल होने देगा खुद को। शेंदाई को यकीन था यू बायुए और जू चेंगचेंग एक प्रॉपर माइंड गेम खेल रहे थे, एक कैलकुलेटेड चेस मैच जैसा। ये सब देख के उसके अंदर से कुछ चर्न हुआ, एक तरह का डिस्गस्ट। शादी जैसे पवित्र बॉन्ड के नाम पे ऐसे कैलकुलेशंस करना। शेंदाई होपलेस रोमांटिक तो नहीं था, एक्चुअली वो काफी लॉजिकल था, लेकिन उसकी नजर में फीलिंग होना बेसिक ह्यूमन नीड थी। वैल्यू एक्सचेंज तो होगा ही, पर उसका मतलब ये नहीं कि सब सिर्फ फायदे के लिए हो। कम से कम एक कपल के बीच में कुछ इमोशनल कनेक्शन तो होना चाहिए ना। दुनिया में लॉजिक और फीलिंग दोनों एक साथ तो चल सकते हैं। इतना भी पैसे का पुजारी होने की क्या जरूरत है? हो सकता है शेंदाई ने सोचा कि मे बी यू बायुए कभी असली अमीरी के कांटेक्ट में आया ही नहीं, इसलिए उसे समझ ही नहीं आता कि सच में रिच लोग दुनिया को कैसे देखते हैं। थोड़े टाइम के लिए तो यू बायुए क्लियरली पिस्ड ऑफ दिख रहा था, पर फिर थोड़ी देर में उसका मूड थोड़ा सेटल हो गया। उसने कैजुअली बोला, ये तुम्हें यूगे ने बताया ना कि उसे शक है कि हम दोनों के बीच सिर्फ एक टेम्पररी मार्क है? शेंदाई ने शांत टोन में कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगते हैं। यू बायुए थोड़ा सार्कास्टिक लाफ करते हुए बोला, ओ, तो मतलब तुम्हें डर लग रहा है, क्योंकि अगर वो मार्क ना होता तो यूगे को तुमसे शादी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। शेंदाई ने कामली एडमिट किया, जो भी हो, मुझे तो ऑलरेडी पेमेंट मिल चुकी है, तुम दोनों फिर अब जो चाहे वो करो। शेंदाई का जवाब सुनकर यू बायुए को सच में ऐसा लगने लगा जैसे शेंदाई सच में ये सब सिर्फ पैसों के लिए ही कर रहा है, नथिंग एल्स। तभी उस ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ते हुए जू चेंगचेंग की फाइनली एंट्री हो गई। शेंदाई के दिमाग में तुरंत वो मोमेंट फ्लैश हुआ जब इसके फेरामोन्स को सप्रेस किया गया था।
और वो सबकॉन्शियस डर जो एक एस क्लास अल्फा के सामने फील होता है। जू चेंग चेंग जैसे ही क्लोज आया, शेनदाई का पूरा बॉडी लैंग्वेज सडनली टेंस हो गया। यू बायुए ने बिना टाइम वेस्ट किए 2 कदम लिए और सीधा जू चेंग चेंग के पास जाकर उसकी कमर पकड़ ली। थोड़ा स्पॉइल टोन में बोला, तुम इतना लेट क्यों आए हो? जू चेंग चेंग ने भी यू बायुओ को अपनी बाहों में खींच लिया और एक जेंटल सा किस उसके बालों पर दिया और बोला, ट्रैफिक था पर डिनर तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ ना। वो दोनों एकदम टिपिकल यंग कपल जैसे लग रहे थे, क्यूट, कैजुअल और सिंक्ड। फिर चेंग चेंग ने अपनी अटेंशन शेनदाई की तरफ घुमाई, आंखों में एक स्लाइटली अम्यूज ग्लिंट लेके बोला, तो फिर हम फिर मिल गए। शेनदाई ने हल्का सा सर हिला के चेंग चेंग का ग्रीटिंग एक्सेप्ट किया। चेंग चेंग ने भी कैजुअली पूछा, और मेरे बड़े भाई साहब का क्या हाल, कहाँ है वो? शेनदाई शांत था, एक तरफ पॉइंट करते हुए बोला, वो उधर है उनके साथ। पर चेंग चेंग ने बीच में ही मुस्कुराते हुए उसकी तरफ लीन करते हुए उसकी बात कट कर दी और बोला, मेरा मतलब था कि फिर से उन्हें कोई परवाह नहीं है कि तुम अकेले हो। शेनदाई ने बिना ब्लिंक किए जवाब दिया, यहाँ तो कोई खतरा भी नहीं है ना? चेंग चेंग का टोन अब थोड़ा लो हो गया, बोला, नहीं होना तो नहीं चाहिए। बस उसी वक्त जू मोयू वापस आया। उसने अपना हाथ बिल्कुल कैजुअली, ऑलमोस्ट पॉजिटिवली शेनदाई की कमर के ऊपर रखा। उसका वॉइस सॉफ्ट था, ऑलमोस्ट केयरिंग। बोला, तुम्हें भूख लगी है क्या? इबॉनी वुड की वो गहरी रिच सी खुशबू ऊपर से नीचे तक उसके आसपास छा गई थी। शेनदाई का दिल एक पल के लिए कांप गया। बोला, नहीं, नॉट रियली, मैं ठीक हूँ। शेनदाई ने हल्की आवाज में कहा। जू मोयू ने एक ग्लांस दिया जू चेंग चेंग और यू बायुए की तरफ, फिर कामली अनाउंस किया, सब लोग आ गए हैं ना, तो चलो डिनर करते हैं। लेट्स गो, आई एम हंग्री टू। डाइनिंग टेबल की तरफ चलते हुए शेनदाई ने धीरे से कहा, उसका रिएक्शन देख के लगता है कि तुम्हारा डाउट सही था। जू मोयू ने सिर्फ एक में जवाब दिया। शेनदाई के दिल में एक सवाल उभर के आया कि अब जब सच सामने आ गया है तो जू मोयू क्या करेगा, डिवोर्स कब होगा? पर फिर तुरंत उसने अपने आप को समझाया, ये उसका हक भी नहीं बनता पूछने का। वो सिर्फ एक चेस का पीस था इस गेम में, प्लेयर थोड़े ही। सब लोग टेबल पे सेटल हो गए थे और तभी यू जिंघाई ने वाइन का ग्लास उठाया और बोला, आज का दिन मेरे लिए खास है। इतने सारे फैमिली मेंबर्स एक ही छत के नीचे बैठकर डिनर कर रहे हैं। फिर उसने स्माइल करते हुए कहा, फॉर्मेलिटीज छोड़ो, सबसे पहले एक टोस्ट, ईदाई के घर लौटने पर। शेनदाई का दिमाग फ्लैशबैक मोड में चला गया। उसे वो दिन याद आया जब यू जिंघाई उसके पास पार्टनरशिप की बात लेकर आया था। उसकी आंखों में डेस्पिरेशन था, पर उसने अपनी डिग्निटी छोड़ने से मना कर दिया था। शेनदाई का दिमाग उस रात के फ्लैशबैक से भर गया था। 20 साल पहले का वो एक और अंधेरा दिन, जब उसके ओमेगा फादर ने उसे यू रेसिडेंस ले जाके बस एक बेइज्जती का तमाशा बना दिया था। वो तब सिर्फ 7 साल का था, पर तभी समझ गया था कि इज्जत क्या होती है और उसे खोना कितना दर्द देता है। उस दिन ठंड थी, हो सकता है बारिश भी हो रही हो। रात का अंधेरा, पापा का रोता हुआ चेहरा। पापा बार बार रोते हुए कहते जा रहे थे, मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हें पैदा किया। ये लफ्ज उसके दिल में दाग की तरह चिपक गए थे। वो बेचारी सी मजबूरी, वो छोटी उम्र में दर्द का असली मतलब समझना, उसे वो जिंदगी भर नहीं भूला था। और अब वही यू जिंघाई जो इन सब कुछ की वजह था, आज उसे फैमिली में वेलकम कर रहा था। आयरनी ना, शेनदाई का बस चलता तो वो उसके ही मुंह पे उसका वो शैंपेन ग्लास मार देता, पर बस अब वो सिर्फ एक फेक स्माइल पहने और वाइन का एक बड़ा घूंट ही भर पाया। यू जिंघाई तो शायद खुद पे ही फिदा था। अब जब यू फैमिली टूटने के एज पे थी तो उसने जू फैमिली के ट्री को पकड़ लिया था। दोनों ही ओमेगास, यू बायुए और शेनदाई उसके पास थे। कौन जीता कौन हारा, पर उसका फायदा तो फिक्स ही था ना। शेनदाई ने एक नजर यू बायुए की तरफ डाली। उसने भी वाइन ग्लास रेस किया था, स्माइल कर रहा था, एज इफ सब नॉर्मल हो। शायद यही होता है जब प्रॉफिट सबसे बड़ा इमोशन बन जाए, लाइक फादर, लाइक सन। शेनदाई के अंदर कुछ उथल पुथल होने लगा, लेकिन उसने बस एक और स्माइल फेक की
और एक और वाइन का सिप ले लिया। वो नॉर्मली अल्कोहल नहीं पीता था और उसकी कैपेसिटी भी कुछ खास नहीं थी, पर आज उस घुटन भरे माहौल से भागने के लिए उसने वाइन को पानी बना दिया था। जब डिनर खत्म हुआ, शेनदाई ऑलरेडी थोड़ा टिप्सी था। तभी एक गहरी कॉन्फिडेंस सी आवाज उसके कान के पास आई, टाइम टू हेड बैक, और साथ ही एक जाना पहचाना फेरोमोन सेंट जो उसके हाथ की वाइन से भी ज्यादा इंटॉक्सिकेटिंग था। उसने ऊपर देखा तो जी मायू की इंटेंस ब्लैक आंखें। अगले ही पल उसका हाथ खींच के उसे खड़ा कर दिया गया। आई एम सॉरी, शेनदाई ने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ कहा। मैं ड्रंक नहीं हूँ, बस थोड़ा डिजी हो गया हूँ। कीप वॉकिंग, जू मोयू ने कामली कहा। उसका हाथ अब भी शेनदाई की बैक के अक्रॉस था, उसकी बॉडी को सपोर्ट करता हुआ, ऑलमोस्ट प्रोटेक्टिवली। शेनदाई को पता था कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा, पर यह भी सच था कि वो चाहता था कि वो ठीक से ना चले। उसने अपने आप को जानबूझकर वीक बनाया, ड्रंक बनाया, सिर्फ थोड़ा और जू मोयू के करीब आने के लिए। वो दोनों घर के बाहर आए। ड्राइवर ने पैसेंजर का डोर खोला, पर शेनदाई थोड़ा हेसिडेंट था कि कहीं वॉमिट ना हो जाए या अल्कोहल की स्मेल ना आए, पर जू मोयू ने उसे सीधा कार में बिठा दिया। शेनदाई का फीवरिश दिमाग अब कम्प्लीटली मेस बन चुका था। उसने आंखें बंद की और धीरे से बोला, आई एम सॉरी प्रेसिडेंट जू, मैंने आज थोड़ा ज्यादा बदतमीजी की। एज लॉन्ग एज यू नो, जू मोयू का टोन थोड़ा नाराजगी भरा था। कार का डोर बंद होते ही एक हल्की सी एपीफिलियम फ्रैग्रेंस और अल्कोहल की मिली जुली स्मेल कार के अंदर छाने लगी। जू मोयू के ब्रोज ऑटोमेटिकली फरो हो गए। उसे ये स्मेल पसंद नहीं आ रही थी। अल्कोहल और शेनदाई के फेरोमोन का ये मिक्सचर उसके लिए थोड़ा अनप्लीजेंट था। कार की डिम लाइट में जू मोयू की नजर चली गई शेनदाई की तरफ। उसका गड़ा थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्टेड था। उसका एडम्स एप्पल बॉबल कर रहा था। उसकी स्किन वाइट और ट्रांसलूसेंट जैसे चाइना का पोर्सिलेन। सॉफ्ट लाइट उस पर एक अलग ही शीन ले आई थी। वो बिल्कुल भी वैसे नहीं लग रहा था जिसे वो हमेशा काम और कंपोज रहता है। आई एम सॉरी, शेनदाई ने हल्की सी गिल्ट भरी आवाज में कहा। उसकी आंखों के कोने पर पानी था, लैशेस थोड़े से भीगे हुए थे। जू मोयू ने फाइनली उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था वो देखा। वो दर्द था, एक क्लियर सा रॉ दर्द। तब उसे ये समझ आया कि शेनदाई आज क्यों अपनी लिमिट्स क्रॉस कर गया। उसके बैकग्राउंड के बारे में जू मोयू ने ऑलरेडी रिपोर्ट पढ़ ली थी। प्लेन फैक्चुअल लैंग्वेज में लिखा गया था सब, लेकिन अब उसके सामने बैठा ये इंसान वो लिखे हुए शब्दों से कहीं ज्यादा ब्रोकन दिख रहा था। जू मोयू ने साइलेंटली एक बॉटल पानी की उसकी तरफ बढ़ाई। शेनदाई ने बॉटल ली और तुरंत ही आधी बॉटल एक सांस में पी ली। फिर कार का विंडो थोड़ा सा नीचे किया ताकि बाहर की फ्रेश हवा अंदर आ सके। वो अल्कोहल का इफेक्ट को कम करना चाहता था। जू मोयू के सामने वो वीक नहीं दिखना चाहता था। क्लोज द विंडो, इट्स टू लाउड, जू मोयू की आवाज पीछे से आई। शेनदाई ने विंडो वापस ऊपर चढ़ा दिया और कुछ बोलना चाहा। प्रेसिडेंट जू, वो तुम्हें और माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, जू मोयू ने सॉफ्टली उसे इंटरप्ट किया। ओके, शेनदाई ने बैरली सुनाई देने वाली आवाज में कहा। थोड़ा सा चढ़ा हुआ अल्कोहल का करेज लेके उसने वो सवाल पूछ ही लिया जो उसके दिल में सबसे पहले से था। प्रेसिडेंट जू, हम जल्दी डिवोर्स कर रहे हैं क्या? जू मोयू ने थोड़ा कंफ्यूज टोन में कहा। व्हाट? यू बायुवे, अगर उसके पास सिर्फ एक टेम्पररी मार्क है तो क्या आप उससे शादी नहीं करना चाहेंगे? पर जू मोयू ने फ्लैटली जवाब दिया, मेरे पास और भी चीजें हैं करने के लिए, मैं फ्री नहीं बैठा हूँ। ये सुनकर शेनदाई ने एक छोटी सी रिलीफ साई ली, जैसे ये सुनकर उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया हो। फिर बोला, पर आपने तो मुझे बोला था ना उसका पता लगाओ। उस इंफॉर्मेशन की मुझे जरूरत थी, बस इसीलिए, जू मोयू ने शॉर्ट में रिप्लाई दिया। ओह अच्छा, शेनदाई बस इतना ही कह पाया। कार में साइलेंस छा गया। फिर शेनदाई ने फिर से थोड़ा हेसिटेशन के बाद कहा, प्रेसिडेंट जू, मैं जानता हूँ यू बायुवे के पास सिर्फ एक टेम्पररी मार्क है, क्योंकि मेरे पास भी एक था। उसकी आवाज स्टेडी थी लेकिन अंदर से टूटी हुई। वो भी आपने दिया था मुझे, याद है आपको? जू मोयू ने कोई जवाब नहीं दिया।
बस विंडो के बाहर देखते रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। कार के छोटे कैबिन में ये पॉसिबल ही नहीं था कि उसने सुना ना हो, पर फिर भी उसने शेंदाई की कही बात को इग्नोर कर दिया। शेंदाई ने धीरे से कंटिन्यू किया, टेम्पररी मैप, कुछ हद तक परमानेंट जैसा ही लगता है, बट इट्स नॉट। मेरे पास एक था। फिर एक और लंबी साइलेंस के बाद हल्की सी एक विस्पर में उसने कहा, थैंक यू। जब तक कार जू रेसिडेंस के गेट तक पहुंची, शेंदाई तब तक पूरी तरह से सो चुका था। ड्राइवर ओल्ड वू ने क्वाइटली कार का दरवाजा खोला और साइड में रिस्पेक्टफुली खड़ा हो गया, जू मोयू के अगले इंस्ट्रक्शंस का वेट करते हुए। ओल्ड वू एक्चुअली जू शेन का ड्राइवर का बेटा था और स्पेशली ट्रेन किया गया था सिर्फ जू मोयू के लिए। इतना क्लोज कनेक्शन होने के बाद भी उसने कभी लाइन क्रॉस नहीं की थी। चाहे शेंदाई जू मोयू का असली वाइफ ना हो, चाहे वो एक बेटा ही क्यों ना हो, जू मोयू की वाइफ का लेबल के साथ वो शेंदाई के लिए रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं कर सकता था। जू मोयू क्वाइटली कार से उतरा, फिर दूसरे साइड घूमकर शेंदाई के साइड पर गया। कुछ सेकंड तक वो बस शेंदाई का चेहरा ऑब्जर्व करता रहा, फिर धीरे से झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वैसे तो शेंदाई का बिल्ड दूसरे मेल ओमेगास के कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जब जू मोयू ने उसे अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म्स में उठाया तो वो उसे हल्का ही लगा। इस जेंटल स्विंग में शेंदाई ने आंखें हल्की सी खोल के देखा। एक मोमेंट के लिए कंफ्यूज सी नजर उसने जू मोयू की तरफ देखी, लेकिन फिर वही आंखें धीरे से बंद हो गई, जैसे वो बस एक सपना ही देख रहा हो। तभी अंकल हैंग तेज स्टेप्स के साथ आए उनका वेलकम करने के लिए और बोले, यंग मास्टर, मिस्टर शेन ने ज्यादा पी लिया लगता है। जू मोयू ने क्वाइटली रिस्पॉन्ड किया। फिर आंट लैन से कहा, आंटी लैन, आप इसके कपड़े चेंज कर दीजिएगा। आंटी लैन ने भी जल्दी से कहा, ठीक है, हैंगओवर के लिए कुछ हर्बल टी बना दूं क्या? अभी वो पी नहीं पाएगा, जू मोयू ने कामली कहा, उसे बस सोने दो। फिर बिना रुके जू मोयू शेंदाई को स्टेयर्स चढ़ते हुए सीधा गेस्ट रूम तक ले गया। रूम के अंदर जाके केयरफुली उसे बेड पर लिटाकर सुला दिया। जब जू मोयू मुड़कर जाने लगा तो उसे हल्का सा रेजिस्टेंस फील हुआ। तभी उसकी नजर गई शेंदाई के हाथ पर। उसे पता ही नहीं चला था कि कब शेंदाई ने उसकी जैकेट के हेम को पकड़ लिया था। जू मोयू का एक्सप्रेशन मोमेंटरली चेंज हुआ, ब्रो फरो हुआ, आंखों में फ्लिकर आया, जैसे कुछ सोच रहा हो। उसे कुछ सेकंड तक ऑब्जर्व करने के बाद उसने फिर कामली कपड़ा उसकी ग्रिप से छुड़ा लिया, बिना कोई झटका दिए। फिर आंटी लैन से बोला, अच्छी तरह से ख्याल रखना इसका। जब अगली सुबह शेंदाई की आंख खुली, सबसे पहले उसने ये रियलाइज किया कि वो कुछ ज्यादा ही सो गया था। नॉर्मल डेज में तो उसे कभी भी अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, उसका बॉडी का क्लॉक परफेक्ट था। लेकिन कल रात के अल्कोहल ओवरडोज ने उसकी बॉडी क्लॉक को भी हिला दिया था। बेड पर लेटे लेटे उसके दिमाग में कल रात के सीन्स रिप्ले होने लगे और उसके बाद कार में जू मोयू से की गई बातें उसे याद आईं, जिन्हें याद करके उसका मूड और खराब हो गया। लिटरली दीवार पे मुक्का मारने का मन हो रहा था। उसने ऐसा क्यों बोल दिया था? वो टोन, वो इंटेंशन, सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंट था कि कोई भी समझ जाता कि वो अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जू मोयू के लिए कुछ महसूस करता था। अब उसे ये डर लग रहा था कि कहीं जू मोयू को लगा तो नहीं कि वो एक टॉप टायर अल्फा का मार्क पाने के लिए डेस्परेट है। पर अब क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया था ना उसे याद था कि उसने क्या बोला, ना ये कि वो कैसे वापस आया, ना ये कि किसने उसके कपड़े बदले, और ना ये कि किसने उसे सुलाया। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो जू मोयू उसके लिए क्या सोचता है, इसका उनके रिश्ते पे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो ये है, जू मोयू ने उसे कभी ढंग से देखा ही नहीं। ये सब कंफ्यूजन, ये सब उलझन बस उसके खुद के दिमाग का ही खेल था। और खुद को समझाने के लिए ये कहना कि डजंट मैटर शायद पॉइजन को पॉइजन से ट्रीटमेंट करने जैसा ही था। फिर उसने फाइनली मोबाइल पर टाइम देखा, फिर कैलकुलेट किया कि अब अगर वो लैब जाता भी है तो सिर्फ आधा दिन का काम ही हो पाएगा, और उसका सर अभी तक थोड़ा थ्रॉप कर रहा था। सो उसने चेंग जिमाई को एक छोटा सा मैसेज भेजा और पूरे दिन की छुट्टी ही ले ली। फिर उठकर शॉवर लिया, थोड़ा फ्रेश हुआ और नीचे जाने लगा कुछ खाने के लिए। कल रात
यू जिंगहाई का चेहरा देखकर उसका पेट ऐसे ही भर गया था। उस पर से इतनी अल्कोहल भी उसने पी ली थी, तो आज पेट लिटरली चिल्ला रहा था, मतलब भूख से। जब अंकल हैंक ने उसे देखा, उनके चेहरे पर थोड़ा सा ऑकवर्ड एक्सप्रेशन था, लेकिन फिर भी उन्होंने फॉर्मली बोला, मिस्टर शेन, गुड मॉर्निंग। शेंदाई उनके टोन में छुपी बात समझ नहीं पाया और बोला, अंकल हैंग, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अंकल हैंग ने सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, लंच में अभी 1 घंटा बाकी है, आप वेट करना चाहेंगे या कुछ पहले थोड़ा सा खाना चाहेंगे? मैं कुछ हल्का सा खाना खा लूंगा पहले, कुछ भी चलेगा। तो मैं कुछ पेस्ट्रीज भेज देता हूँ ऊपर। परफेक्ट, थैंक यू। कुछ ही देर बाद आंटी लैन आई एक ट्रे लेके। उसमें था 1 ग्लास दूध और मूंग बीन केक्स थे। मिस्टर शेन, ये लो कुछ हल्का फुल्का, लंच में तो वैसे भी बहुत टेस्टी चीजें बन रही हैं। शेन दाई ने लाइटली स्माइल किया और कहा, थैंक यू आंटी लैन, पर लंच थोड़ा कम बनाना, ये खा के तो मुझे ज्यादा भूख नहीं लगेगी। सच तो ये था कि उसे वैसे तो काफी भूख लगी थी, लेकिन उसका पेट थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उसने कुछ हल्का सा खा लेना ही बेटर समझा, सिर्फ थोड़ा सा पेट ठीक करने के लिए। आंटी लैन हंसकर बोली, थोड़ा और खा लो, कल रात को मैंने ही तुम्हारे कपड़े चेंज किए थे और तुम्हें नाइट वेयर पहनाया था। अय्या, तुम तो बहुत पतले हो। शेन दाई थोड़ा सा एम्बैरेस हो गया, बोला, सॉरी आंटी, आपको परेशानी हुई। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। आंटी लैन के चेहरे पर थोड़ा सा मिस्चीवियस स्माइल थी और वो हल्की टीजिंग टोन में बोली, पर यंग मास्टर को थोड़ी दिक्कत हुई थी कल रात, तो वो ही जो। अंकल हैंग, जो एक साइड में अब तक चुपचाप खड़े थे, हल्की सी खांसी करके आंटी लैन को सिग्नल देने लगे, पर आंटी लैन उनका सिग्नल इग्नोर करते हुए कैजुअली ही बोल गई, कल रात तो यंग मास्टर ने खुद तुम्हें गाड़ी से उठा के रूम तक लेके गए थे ना। शेन दाई थोड़ा सच में शॉक्ड हो गया। उसने अपने एक्सप्रेशन छुपाने के लिए बस निगाहें झुकाईं और मूंग बीन केक का एक बाइट लिया। उस सॉफ्ट चूई टेक्सचर के साथ उसे लगा जैसे एक पल में उसके दिल तक मिठास चली गई हो। थोड़ी देर पहले तक वो बस कल रात का एम्बैरेसमेंट भूलना चाहता था, और अब तो उसे बस एक एक कदम याद रह जाए तो जो जू मोयू ने उसे उठाकर चल कर लिए थे। ए लैन, तुम किचन नहीं जा रही हो क्या देखने? अंकल हैंग ने थोड़ा सा टेंस होके बोला, जैसे उन्हें डर हो कि आंटी लैन कुछ और ना बोल दे। आंटी लैन ने कैजुअली बोला, मैं कोई शेफ थोड़ी ही हूँ, मुझे क्या सुपरवाइज करना है। वो दोनों यानी अंकल हैंग और आंटी लैन दोनों जू फैमिली के ही पुराने स्टाफ थे। जब से जू मोयू छोटा था तब से ही उनके साथ थे, और जब जू मोयू इंडिपेंडेंट हुआ तो ये दोनों भी उनके साथ आ गए। अंकल हैंग टेक्निकली हेड हाउसकीपर थे, लेकिन पूरे स्टाफ में सिर्फ आंटी लैन ही थी जो उनकी सुनती ही नहीं थी। टाइम देख लो, आज ट्रैफिक हैवी है, लंच जल्दी भेजना पड़ेगा यंग मास्टर को। अंकल हैंग ने ज्यादा कुछ कहने की बजाय बस सीरियस टोन में बोला। आंटी लैन ने कैजुअली घड़ी देखी और बोला, अभी तो टाइम है। मिस्टर शेन, आप किचन में देखने चलोगे? अभी तक आपने हमें कभी बताया ही नहीं कि आपको क्या पसंद है, बस हमेशा बोलते हो कुछ भी चलेगा। आज सीधा शेफ से कह देना। शेन दाई शर्माता हुआ बोला, अरे अरे रहने दो ना, मैं तो वैसे भी आज दोपहर को। पर उसकी बात काट के आंटी लैन ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया। चलो ना, चलो भी, इतने दिन हो गए तुम लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और बेडरूम के अलावा कहीं गए ही नहीं हो। जू रेसिडेंस का किचन देख के तो शेन दाई की आंखें ही फट गई। वो इतना बड़ा था कि उसमें अलग से हॉट किचन और कोल्ड किचन बने हुए थे। एक पूरी वॉल स्टोरेज के लिए थी और एक बड़ा वॉक इन फ्रिज भी था। शेफ के साथ 2 ट्रेनीज भी काम कर रहे थे। सारे फ्रेश प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स काउंटर पे परफेक्टली अरेंज थे, एकदम मिशेलिन वाइब। आंटी लैन ने शेफ से इंट्रोड्यूस करने के बाद डेली मेन्यू एक्सप्लेन करना शुरू किया। आजकल यंग मास्टर को ऑफिस का खाना बोरिंग लगने लगा है, तो हम लोग यहाँ लंच बना के उन्हें भेजने लगे हैं। उन्हें ज्यादा स्पाइसी या ऑयली पसंद नहीं, लाइट खाना चाहिए होता है, पर क्वांटिटी में ज्यादा खाता है, तभी तो इतना लंबा हो गया है ना। शेन दाई हल्का सा मुस्कुरा के बोला, प्रेसिडेंट जू के लिए ऑफिस का लंच तो कंपनी कैफेटेरिया से ही आता होगा ना। वैसे कैफेटेरिया का खाना एक्चुअली काफी ठीक होता है, पर हाँ, रोज रोज वही खाना पड़े तो कोई भी बोर हो जाएगा। और सही बात है, घर का खाना ही बेस्ट होता है,
शेंदाई ने एग्री करते हुए कहा। आंटी लैन शेफ से बोली, जियाओ वैंग, ध्यान से टाइम मैनेज करना। अंकल हैंग ने बोला है कि आज ट्रैफिक ज्यादा है, लंच जल्दी भेजना पड़ेगा। शेफ वैंग ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाया। ओके, मैं थोड़ा जल्दी फास्ट काम करता हूँ। शेंदाई ने किचन काउंटर से एक पेपर उठाया जिसमें आज के दिन के डिशेस लिखे हुए थे। शेफ वैंग ने एक्सप्लेन किया, ये मैं स्टूडेंट के लिए लिखता हूँ ताकि वो इंग्रेडिएंट्स रेडी कर सके। हम हर डिश सर्व नहीं करते हैं। तभी आंटी लैन ने पूछा, मिस्टर शेन, आप कुकिंग जानते हो? शेंदाई थोड़ा मॉडेस्टली बोला, पहले घर में काफी कुक करता था, लेकिन जब से डॉर्मेट्री में शिफ्ट हुआ हूँ वहाँ फैसिलिटीज ही नहीं है। आंटी लैन की आंखों में चमक आ गई। बोली, तो आप आज यंग मास्टर के लिए एक डिश बना लो ना, कुछ अलग खाने को मिलेगा और टाइम भी बच जाएगा। पर तभी उस लाइन का काउंटर भी मिल गया। अंकल हैंग ने तुरंत इंटरप्ट किया, ए लैन, मिस्टर शेन को अकेले कैसे कुक करने दे सकती हो? शेफ वैंग को बॉदर मत करो। आंटी लैन ने घूर के अंकल हैंग को देखकर बोली, एक डिश बनाने में क्या हार्म है? हाँ मिस्टर शेन। शेंदाई के दिल में तो तभी एक्साइटमेंट का सुनामी आ गया था। वो कैजुअली स्माइल करते हुए बोला, मैं ट्राई कर सकता हूँ, अगर जू मोयो ने मेरे हाथ का कुछ खाया तो। उसका ब्रेन ऑलरेडी मिनी फायरवर्क्स छोड़ रहा था। ये सब इंग्रेडिएंट्स यूज कर लो, जो चाहिए ले लो, आंटी लैन ने ऑफर दिया। शेंदाई कुछ सोच कर बोला, श्रिम्प टोफू पॉट बना लेता हूँ, क्विक भी है और टेस्टी भी, घर वालों को काफी पसंद है। आंटी लैन चुपके से उसके पास आई, विस्पर करते हुए बोली, नमक थोड़ा कम डालना, जब यंग मास्टर रात को वापस आएंगे ना तो मैं पूछूंगी कि उन्होंने खाया या नहीं। शेंदाई का मन फुल ब्लश मोड में चला गया था। उसे पता नहीं था कि आंटी लैन क्या चाहती हैं एग्जैक्टली, पर उनके इंटेंशन स्वीट ही लग रहे थे उसे। तभी आंटी लैन उसके कान के पास आकर बोली, शादी तो अब हो ही चुकी है, अब जो भी वजह हो, अगर दिन खुशी से निकल रहे हो तो गलत ही क्या है? मैंने नोटिस किया है कि यंग मास्टर भी आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, आप दोनों को थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालना चाहिए फीलिंग्स बनाने में। शेंदाई ने हल्की सी स्माइल के साथ सिंसियरली जवाब दिया, थैंक यू आंटी लैन। उसके बाद ध्यान से वो डिश बनाई, थोड़ा सा चॉप्ड हरा प्याज ऊपर से स्प्रिंकल किया, फिर अपना फोन निकाला और हर एंगल से उस डिश की फोटो खींची। सिंपल घर की डिश थी, पर उसकी खुशबू और लुक इतनी टेम्पटिंग थी कि देखते ही भूख लग जाए। पहले उसकी काफी हॉबी हुआ करती थी, फोटोग्राफी भी उनमें से एक थी, लेकिन जब से कर्ज सर पे चढ़ गया था, जिंदगी सिर्फ काम तक ही सीमित रह गई थी। अब लग रहा था कि स्किल तो अभी भी बचा हुआ है। कम से कम जू मोयो के लिए बनाई गई पहले डिश की तस्वीर तो काफी एपिटाइजिंग लग रही थी। वो डिश केयरफुली एक थर्मल लंच बॉक्स में डाल दी गई। गाड़ी का सफर में हिचकोले खाते खाते जब तक वो जू मोयो के हाथ में पहुंची, तब तक उसका टेस्ट और लुक दोनों ही शायद कम हो गए होंगे। उसने सोचा कि अगर कभी जिंदगी ने मौका दिया उससे ये पूछने का कि खाने का टेस्ट कैसा लगा, तो वो ये फोटो जरूर दिखाएगा जिसमें डिश अपने बेस्ट फॉर्म में थी। शाम के करीब 10 बजे शेंदाई ने फाइनली जू मोयो की कार का साउंड सुना। पूरा दिन लैब में डेटा एनालिसिस करते करते उसकी कमर टूट चुकी थी। ये थीसिस 6 महीने से चल रही थी, पर अभी भी कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंटल डेटा उसके आर्ग्यूमेंट्स के फेवर में नहीं जा रहे थे। वो अपने लैपटॉप से उठकर खिड़की के पास गया, पर्दे के बीच से बाहर झांकते हुए अपनी कमर को स्ट्रेच किया और जू मोयो पर एक छुपके से नजर डाली। घर में जू मोयो के आने की आवाज सुनी तो उसने थोड़ा हेसिटेंट फील किया पहले, पर फिर उसने डिसाइड किया कि नीचे जाके उसे कल रात के लिए शुक्रिया कहना चाहिए और माफी भी मांगनी चाहिए। जैसे ही दरवाजा खोला, उसने सुना कि जू मोयो किसी को नीची आवाज में डांट रहा था। वो बोल रहा था, उसे दोबारा कुकिंग मत करने देना, तुम लोग सोच ही क्या रहे थे? शेंदाई तुरंत झेप गया। उसने सिर्फ आंटी लैन की धीमी सी आवाज सुनी, बिल्कुल साफ तो नहीं, लेकिन टोन में थोड़ा बुरा लगने वाली नाराजगी जरूर थी। फिर किसी के कदम पड़ने की आवाज आई। शेंदाई चुपके से पीछे हटा और दरवाजा वापस बंद कर दिया। सच कहे तो उसे ज्यादा अफसोस नहीं हुआ, आखिर ये तो एक्सपेक्टेड ही था ना। कम से कम जू मोयो ने उसके हाथ का खाना खाया तो सही, उसे और क्या चाहिए था? एक 5 स्टार रिव्यू? बस उसे ये समझ नहीं आया कि जू मोयो को आंटी लैन को डांटने की क्यों जरूरत पड़ी। इस बात का उसे सबसे ज्यादा गिल्ट हो रहा था कि उसकी वजह से आंटी लैन को सुननी पड़ी। अगली सुबह सब कुछ एज यूजुअल था। उसने नाश्ता किया,
अपना बैकपैक उठाया और बेसमेंट जाके अपनी साइकिल निकाली, काम पे जाने के लिए तैयार हो गया। दरवाजे से निकलते वक्त उसका सामना हुआ आंटी लैंड से। उनकी आंखों में थोड़ी सी झिझक थी, जैसे वो उसकी नजर से बचने की कोशिश कर रही हो। और जब उन्होंने कल की रात की कोई बात नहीं छेड़ी तो शेंदाई ने भी प्रिटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो कोर्टयार्ड के रास्ते से अपनी साइकिल ले जा रहा था। तभी अंकल हैंग, जो प्लांट्स को पानी दे रहे थे, उसे देखते ही सीधा उसकी तरफ आ गए। बोले, मिस्टर शेन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल हैंग, आप अपना काम कीजिए, मैं बस निकल ही रहा हूँ। मिस्टर शेन, अंकल हैंग ने बोला, जरा एक बात करनी थी। शेंदाई के दिल में एक अनईजी फीलिंग आई। उसे लगा कि वही बात है जो वो सुनना नहीं चाहता, पर अब कोई भागने का रास्ता भी नहीं था। तो उसने साइकिल रोकी और शांत चेहरे के साथ उनकी तरफ पलट गया। कल रात जब यंग मास्टर वापस आए थे, अंकल हैंग ने बोलना शुरू किया। ए लैन ने उन्हें बताया कि लंच आपने बनाया था। यंग मास्टर इससे ज्यादा खुश नहीं हुए और उन्होंने ए लैन से इस बारे में बात भी की। ए लैन ने उन्हें बचपन से पाला है और रेयरली होता है कि यंग मास्टर उनसे ऊंची आवाज में बोले। शेंदाई ने आगे नीचे करके चुपचाप अंकल हैंग की बातों का इंतजार कर रहा था। अंकल हैंग ने नरम लेकिन साफ लफ्ज में कहा, ए लैन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसने अपनी पूरी लाइफ पुराने घर में काम करते हुए ही बिताई है। वो थोड़ी सी सीधी सादी है। उन्होंने यंग मास्टर की पूरी जिंदगी देखी है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाती कि उनकी और यंग मास्टर की दुनिया का नजरिया अलग है। अगर मैंने उन्हें नहीं बताया होता तो उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि यंग मास्टर कल नाराज क्यों थे। शेंदाई की आवाज में कोई इमोशन नहीं था। उसने बस इतना पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? अंकल हैंग ने थोड़ी झिझक के साथ बोला, आप इतने हाईली एजुकेटेड हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, तो आप जैसे लोग तो सब कुछ समझ जाते हैं ना। अगर यंग मास्टर आपसे अच्छा बिहेव करते हैं तो वो उनकी अच्छी परवरिश का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाहते हैं कि आप कुछ और सोचने लगे। ऐसे ख्याल उनके लिए तकलीफ देंगे। ये सुनकर शेंदाई के गाल गर्म हो गए। उसने रिफ्लेक्स के तौर पे अपने स्वेटर के पॉकेट्स ढूंढे, जैसे कुछ पकड़ना चाहता हो, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो उसने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की, जैसे वो खुद से ही परेशान हो। अंकल हैंग ने एक गहरी सांस ली और थोड़ा सा नरम होकर बोले, मुझे लगता है आप मुझे गलत ना समझें। मैं अब आपको काफी समय से जानता हूँ और मुझे लगता है कि आप एक अच्छे दिल के इंसान हैं, सिंसियर भी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप खुद को किसी दर्द में न डालें। एक टॉप टायर अल्फा की दुनिया समझना आम लोगों के लिए मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के पीछे भागने वाले हजारों होते हैं, लेकिन उन्हें किसी एक इंसान की जरूरत नहीं होती। आखिर में उन्हें सिर्फ वही चाहिए होता है जो उनके फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। शेंदाई पूरी सुबह अंकल हैंग की बातों में ही उलझा हुआ था। सच तो ये था कि जो कुछ भी कहा गया था वो उसे पहले से ही पता था, लेकिन इंसान अक्सर अपने दिल को बहलाने के लिए खुद से झूठ बोलता है। थोड़ा सा सपना देखना, थोड़ा सा इग्नोर करना, थोड़ा सा होप रखना, और दिमाग और दिल के बीच का कांस्टेंट वॉर। उसे अपने ऊपर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा, या कम से कम इतना तो जरूर कि वो ज़ू मोयो के लिए और बॉदर ना बने। उस वीकेंड जब शेंदाई अपने घर वापस आया, कुछ सब्जियां और रोज के काम की चीजें लेकर, तो घर का माहौल थोड़ा अजीब लगा उसे। जैसे ही घर आया, उसने देखा कि उसकी दादी सोफे पर बैठी थी, आंखों में नाराजगी थी। ग्रैंडमा, आपने अभी तक खाना नहीं बनाया? मैं बना देता हूँ, थोड़ा रुक जा, दादी ने कहा। यहाँ बैठो, थोड़ी बात करनी है। शेंदाई समझ गया कि इस बार वो बच नहीं सकता। चुप बैठ गया, मन में डिसाइड किया कि अब सच बताना ही पड़ेगा। दादी ने उससे पूछा, ये पैसे कहाँ से आए कि तुमने पूरा का पूरा कर्जा ही चुका दिया? मैं सब बताता हूँ दादी, शेंदाई ने थोड़ी सॉफ्ट होकर कहा। टेंशन मत लो, ये पैसा गलत तरीके से तो नहीं आया ना? दादी ने थोड़ा चिंता करते हुए पूछा। नहीं दादी, बिल्कुल सही तरीके से, शेंदाई ने झट से जवाब दिया। ये यू फैमिली से आया है। दादी का चेहरा शौक से बदल गया। यू फैमिली? दादी, उन्होंने मुझे ये पैसा दिया क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पार्ट बनना पड़ा था। उनका बेटा है ना, यू बायुए, उसकी जगह उन्होंने मुझे भेजा। शेंदाई ने पूरा सिनेरियो बताया कि कैसे वो यू फैमिली के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में था।
और कैसे उसको किसी और की जगह सब्स्टिट्यूट बनाया गया था। दादी बिल्कुल चुप थी, सिर्फ उसका हाथ मजबूती से पकड़ के रखे हुए। लंबे वक्त तक चुप रही, आंखों से आंसू बहते रहे बिना किसी आवाज के। शेंदाई ने धीरे से उनके आंसू पोंछते हुए कहा, दादी मैं समझता हूँ ये सब आपके लिए मुश्किल है, पर मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। बस हम इससे अपनी लाइफ में थोड़ा और कंफर्टेबल हो पाएंगे दादी। ये तुम्हारा फर्ज नहीं था बेटा, दादी ने रोते हुए कहा। तुम्हारे कंधों पे ये सब कुछ आ गया, घर संभालना, कर्ज चुकाना और अब ये सब करना। ये सब तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ दादी, शेंदाई ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये सब टेम्पररी है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब सब कुछ अपनी फाइल में वापस एक लाइन बन जाएगा। दादी ने एक डीप ब्रीथ लिया और बोली, तुम्हारा ये रिश्ता कैसा है? उसके साथ तुम्हारा शादीशुदा होना, क्या उनकी कोई उम्मीद तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं दादी, हम सिर्फ कुछ बार ही मिले हैं और वो भी सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए, शेंदाई ने रीअश्योर किया। दादी ने एक लंबी सांस ली और बोला, अच्छा है, हमेशा अपने दिमाग से काम लेना, तुम्हारे पापा की गलतियां हमेशा याद रखना। शेंदाई की आंखों में एक छुपी हुई गहराई थी जो सिर्फ उसकी दादी समझ सकती थी। उसने अपनी जिंदगी उन्हीं गलतियों की कीमत पर गुजारी थी। एक गलती जो उसने कभी नहीं की, लेकिन जिसका बोझ फिर भी उसके कंधों पर था। उस दिन लेबोरेटरी का भी नेटवर्क डाउन था और कुछ टेक्निकल ट्रबल शूटिंग की वजह से सबको थोड़ा जल्दी छुट्टी मिल गई थी। शेंदाई ने सोचा ये रेयर मौका है, इसलिए काम से थोड़ा पहले ही निकल लिया। आंटी लैन से अब थोड़ी उसकी अच्छी पहचान हो गई थी, तो कभी कभी वो अपने फेवरेट डिशेस सजेस्ट कर लेता था और इतने दिनों से वो टेक आउट ही खा रहा था, तो अब उसे घर के खाने की क्रेविंग हो रही थी। हाउस होल्ड के किचन का खाना तो वैसे भी लाजवाब ही होता है, लेकिन जैसे ही उसने लिविंग रूम में एंटर किया, उसने तुरंत फील कर लिया कि आज कुछ तो अलग है। सोफे पर एक खूबसूरत और एक्सट्रीमली ग्रेसफुल लेडी बैठी थी, ब्लैक ड्रेस पहने हुए। गले में एक क्लासी पर्ल नेकलेस चमक रहा था, बाल परफेक्टली बैक में पिनअप किए गए थे और मेकअप ऑलमोस्ट ना के बराबर। फिर भी एक रॉयल ग्लो उनके चेहरे से झलक रहा था, जैसे वो कोई ऑयल पेंटिंग से निकली हो और कोई ओल्ड स्कूल नोबेलिटी वाली लेडी हो। शेंदाई ने एक ही नजर में गैस कर लिया कि ये तो जू मोयू की मॉम है। तुम शेंदाई हो ना, राइट? उन्होंने एक स्लाइट स्माइल के साथ पूछा। गुड इवनिंग, शेंदाई ने थोड़ा झुकते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए बोला। मिसेस जू, इधर आके बैठ जाओ। शेंदाई नॉर्मली लिविंग रूम के सोफे पर कभी नहीं बैठा था। वो क्रीमी लेदर सोफा देखकर ही उसे लगता था कि जरा सी चूक में कहीं उस पर दाग न लग जाए। उसके कंधे पर अभी भी वो पुराना बैकपैक था जो वो कॉलेज से यूज करता आया था। स्ट्रॉन्ग तो था, बट क्लियरली अब थोड़ा पुराना और वोर्न आउट लगने लगा था। वो सोफे के कॉर्नर पे बैठा और अपना बैग भी क्वाइटली पैर के पास रख दिया। उसने नोटिस किया अंकल हैंग और आंटी लैन दोनों के एक्सप्रेशन में एक सटल सी चिंता थी। मिसेस लू ने उसे एक नजर में स्कैन कर लिया, आंखों में वही शार्प ब्रिलियंस। बोली, तुम 27 के हो, बिल्कुल स्टूडेंट जैसे लगते हो, जैसे यूनिवर्सिटी में ही हो अभी भी। शेंदाई ने उन्हें हल्की सी पोलाइट स्माइल दी। रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हो? जिंगहाओ के रिसर्च इंस्टीट्यूट में घुसना आसान नहीं होता, तो या तो तुम्हारे पास मास्टर्स है या पीएचडी। शेंदाई ने सीधा जवाब दिया, मास्टर्स कंप्लीट है, लेकिन पिछले 2 साल से डॉक्टरेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मिसेस जू ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिलाया और बोली, एक ओमेगा के लिए इतना अचीव करना काफी इम्प्रेसिव है। फैमिली में और कौन है? शेंदाई ने थोड़ा सांस अंदर खींचकर बोला, सिर्फ मेरी नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर, क्योंकि उसने अपने दिल के अंदर अपने फादर को तो कब का मेंटली डेड ही मान लिया था। मिसेस जू ने चाय का एक छोटा सा सिप लेते हुए कैजुअली कहा, और तुम्हारे फेरामोन का ग्रेड क्या है? बी क्लास, शेंदाई ने कामली रिप्लाई किया। मिसेस जू का टोन अब भी सॉफ्ट ही था, लेकिन उनके वर्ड्स में एक क्लियर इम्प्लीकेशन था। ये ग्रेड ज्यादा हाई नहीं है, टॉप टायर अल्फा प्रोड्यूस करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होगा। शेंदाई ने एग्री कर लिया, अजी सही कहा आपने, लेकिन उसके अंदर का रिसेंटमेंट इमीडिएटली सरफेस हो गया। फेरामोन ग्रेडिंग उसे कभी पसंद ही नहीं था ये सिस्टम, क्योंकि ओमेगा ग्रेडिंग कम्प्लीटली डिफरेंट थी। यहाँ तुम्हारी फर्टिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है और बाकी सब, जैसे इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ,
टैलेंट, जेनेटिक्स सब इररिलेवेंट बन जाते हैं। हिस्ट्री में हमेशा ओमेगास को उनकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस के बेस पर वैल्यू किया है। उसके लिए ये क्लासिफिकेशन प्योर इनजस्टिस था। खुद शेंदाई को लगता था कि वो काफी इंटेलिजेंट, फिजिकली फिट और हार्ड वर्किंग था, मतलब किसी से भी कम नहीं। हाँ, उसकी ग्लैंड इंस्टेबिलिटी के कारण उसकी फर्टिलिटी थोड़ी कम जरूर थी, बट इस बात का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने कभी इस बायस सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, तो नेचुरली कभी उसने खुद को इंफीरियर फील भी नहीं किया। मिसेस जू ने उसके एक्सप्रेशन को क्वाइटली ऑब्जर्व किया, फिर सॉफ्टली पूछा, ये सब सुनकर तुम्हें बुरा नहीं लगता? नॉट रियली, शेंदाई ने कामली कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके थॉट्स क्लियर थे कि मेरे फेरामोन ग्रेड का जू फैमिली से क्या लेना देना है। मिसेस जू ने एक ब्राइट और परफेक्टली मेजर्ड स्माइल दी, जैसे किसी चैरिटी इवेंट में पोज कर रही हो। फिर बोली, मुझे पता है तुम और मोयू का शादी वाला रिश्ता नॉर्मल नहीं है, लेकिन तुम दोनों एक ही घर में रह रहे हो। पता है ना, जवान लोगों के बीच कैसे कभी कभी कुछ हो जाता है, और मोयू तो हमेशा से बहुत। वो रुकी, फिर थोड़ा सा वेग और ड्रामेटिक अंदाज में बोला, चार्मिंग है। शेंदाई के आंखों का नूर एक सेकेंड के लिए कहीं बुझ गया था। एज एक्सपेक्टेड एक और सटल वार्निंग जो मिली थी उसे, मतलब सीरियसली क्या वो इतना डेस्परेट लगता था सबको कि एक एस क्लास अल्फा को सेड्यूस या फोर्स करेगा? उनका हर एक ग्लांस, हर एक लाइन उसे चोर की तरह ट्रीट करता था, और ये ह्यूमिलेशन अब पीक पे पहुंच चुका था। सिर्फ 3 महीने हुए थे उनकी शादी को, और उसने अब तक कुछ भी ऐसा नहीं किया था। ना कोई मूव, ना कोई हिंट, ना कोई उम्मीद ही दी थी उस जू मोयू को। फिर भी अलग अलग लोग, लॉयर चेन, मिसेस जू, यू बायुवे, अंकल हैंग और खुद जू मोयू, हर किसी ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसे ये बोला था कि तुम उस लेवल की नहीं हो, कुछ उम्मीद मत रखना। हाँ, वो शायद लायक नहीं था, लेकिन कुछ उम्मीद भी तो नहीं रख रहा था ना। और जब भी ये सब उसके सेल्फ रिफ्लेक्ट को चोट पहुंचाते थे, तो वो खुद को एक ही लाइन बोलकर तसल्ली देता था कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, मुझे शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है। एक तरफ अंकल हैंग और आंटी लैन चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में सॉफ्ट कंसर्न था, जिसे आंखों ही आंखों में कह रहे हो, बस इग्नोर कर दो। शेंदाई ने उनकी तरफ एक बेयरली नोटिसेबल नोट दिया, फिर सीधा मिसेस जू की आंखों में देखकर कामली बोला, मुझे प्रेसिडेंट जू के लिए काफी रिस्पेक्ट है। हमारा रिश्ता चाहे ऑफिस में हो या घर पे, सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का है। मिसेस जू थोड़ा सा रुकी, आंखों में कुछ अजीब सा सैडनेस दिख रहा था उनके, शायद रिग्रेट या शायद बस एक्ट। फिर धीरे से बोली, मैं तुमसे कोई दुश्मनी नहीं रखती, बस ये दुनिया एक नॉर्मल ओमेगा के लिए नहीं है। तभी जू मोयू के फुटस्टेप्स हॉल में गूंजे। टाइल्स पे फास्ट और शार्प स्टेप्स की आवाजें आने लगी। क्लियरली वो रश में था, अनयूजुअली फास्ट। कुछ तो बात थी। मदर, जू मोयू ने तुरंत अप्रोच किया। उसके एक्सप्रेशन में क्लियर टेंशन था। आप वापस कब आई? मिसेस जू ने अपने कान के पीछे एक बाल को स्टाइल से सेट किया और सॉफ्टली स्माइल करते हुए बोली, मेरा बेटा शादी कर ले और मुझे बताए भी ना, तो क्या मैं अपनी बहू से मिलने भी नहीं आ सकती? जू मोयू ने शेंदाई की तरफ एक कोल्ड कंट्रोल नजर डाली और बोला, तुम अपने कमरे में जाओ। शेंदाई ने उठने की कोशिश की, पर तभी मिसेस जू ने जेंटली रोका। इट्स फाइन, कम सिट डाउन एंड चैट। लेकिन शेंदाई को पता था, जो पैसा देता है वही बॉस होता है, और बॉस ने बोला है उसे जाने के लिए। तो बिना कुछ कहे उसने सॉफ्टली एक बो दिया और क्वाइटली वहां से निकल गया। मिसेस जू के चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सटल सी स्माइल के साथ उन्होंने सर हिला दिया और बोली, मुझे लगा था तुम लिटिल यूए से शादी करने वाले हो। जू मोयू ने भी कामली रिप्लाई दिया, जियाओ यूए को अभी भी चेंग चेंग पसंद है। आप तो ये पहले से जानती ही है ना। मिसेस जू थोड़ा सार्कास्टिक होके बोली, ओ, तुम दोनों अभी भी ये देखते हो कि कौन किसे पसंद करता है। उसकी आवाज में क्लियरली एक टोन था, जैसे कह रही हो, फीलिंग्स रियली, इतनी मैच्योर सोच है अभी भी तुम दोनों की। ये लास्ट लाइन थी जो शेंदाई ने स्टेयर्स के टॉप तक पहुंचते ही सुनी, और उसका माइंड तुरंत कंफ्यूज हो गया। जू मोयू कह रहा था कि यू बाइयों को अभी भी जू चेंचन पसंद है। वो सोच में पड़ गया। टेक्निकली अगर किसी को किसी का फेरोमोन पसंद हो तो उसे भी लाइकिंग काउंट किया जा सकता है,
लेकिन जू मोयू का तो टोन उस लिटरल इमोशनल लाइक की तरफ लग रहा था, वो लव वाला। पर सबसे ज्यादा इंट्रीग्यूटिंग बात ये थी जो मिसेस जू का सवाल था कि क्या तुम दोनों अभी भी पसंद नापसंद जैसी बातों को इम्पोर्टेंस देते हो। एक्सप्लेनेशन कैसे लगा गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो में। गुड नाइट।